भाइयों, ये कहानी है उस समय की जब पूरे विश्व क्रिकेट में सिर्फ और सिर्फ कंगारुओं का राज हुआ करता था। ये कहानी है उस ऐतिहासिक मुकाबले की जिसने सालों से चले आ रहे कंगारुओं के घमंड को सरे बाजार नीलाम कर दिया था और एक ऐसी टीम का घमंड टूटा था जिसमें खिलाड़ियों के रूप में दानवों की पूरी फौज जैसी लगती थी। दोस्तों, ये कहानी है आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2007 के सेमीफाइनल के मैच की, जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चंडीगढ़ का जाबाज शेर बीमार होने पर मैदान पर पहुंचा और बीमार जाबाज शेर ने लगातार 3 बार वर्ल्ड कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलिया से 2003 वर्ल्ड कप फाइनल में मिली पराजय का बदला लिया। आप अब समझ ही गए होंगे मैं किस जाबाज शेर की बात कर रहा हूं। जी हां मेरे दोस्तों, वो जाबाज शेर था युवराज सिंह। इस मैच में युवराज सिंह के चौकों और छक्कों की मार से कई कंगारू खिलाड़ियों का करियर तबाह और पूरी तरह से न्यस्त नाबूद हो गया था। लेकिन इस मुकाबले से पहले भारतीय टीम किस सदमे से होकर गुजरी थी, आइए ये भी हम आपको बताते हैं। साथियों, आप जानते होंगे आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2003 के फाइनल में बुरी तरह पराजित होने के बाद विश्व क्रिकेट के डगर पर लगभग 50% अपना वर्चस्व गंवा चुकी थी। और वही ठीक अगले आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2007 में सौरभ गांगुली, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़ जैसे महान खिलाड़ियों से सजी भारतीय टीम लीग मुकाबले में ही बांग्लादेश जैसी टीम से पराजित होकर टूर्नामेंट से बाहर हो जाने के बाद भारतीय टीम अपना संपूर्ण वर्चस्व 99% गंवा चुकी थी। विश्व क्रिकेट के तमाम क्रिकेट पंडितों का एक ऐसा समूह बन गया था जो सचिन, सहवाग, गांगुली जैसे महान खिलाड़ियों को ट्रोल करके उनके करियर पर पूर्ण विराम लगाना चाहते थे। 2007 का वनडे वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज में खेला गया, जब भारतीय टीम बांग्लादेश से 7 विकेट से पराजित होकर वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। तब ऐसा पहली बार हुआ कि पूरी भारतीय टीम एक साथ स्वदेश नहीं आई। हालात ये हुए कि कोई रात को 11 बजे पहुंचा भारत तो कोई सुबह 4 बजे। इधर भारतीय फैंस ने जगह जगह पर भारतीय खिलाड़ियों के पुतले चलाए और उनका आक्रोश यहां तक बढ़ गया कि कई खिलाड़ियों के घर को पत्थर आदि से तोड़ फोड़ डाले और उनके घरों में आग लगाने की भी कोशिश की। यही खिलाड़ी जो एक समय भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बड़े सम्मान के साथ याद किए जाते थे, आज भारतीय फैंस उनके साथ साथ उनके घर परिवार के दुश्मन बन गए। पूरे क्रिकेट इतिहास में 2007 का यह दौर भारतीय क्रिकेट के लिए सबसे बड़ा सदमा था, जो संपूर्ण भारतीय क्रिकेट को मानो भस्म करने को तैयार था। ऐसे हालात में साउथ अफ्रीका में 11 सितंबर 2007 को आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का पहला एडिशन खेला जा रहा था। उस समय किसी भी देश की सरहदों से कंगारुओं को कोई फर्क नहीं पड़ता था। कोई भी मुल्क हो, क्रिकेट की धरती पर कंगारू ही विजेता हुआ करते थे। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जिसके कुछ ऐसे खिलाड़ी जिनके किताबों में हार नाम का कोई शब्द नहीं था, और उसी ऑस्ट्रेलियाई टीम को भारत की माटी में पैदा हुए 2 जाबाज लड़कों ने मिलकर ऐसे खौफनाक अंदाज में पराजित किया कि उनकी कई वर्षों से चली आ रही बादशाहत, उनका वर्चस्व, उनका अभिमान और उनका अहंकार सब कुछ जलकर भस्म हो गया। एक कहावत है कि इंसान के चाहने से पहाड़ उनको रास्ता नहीं देता है, लेकिन हमारी मातृभूमि भारत का इतिहास बताता है कि पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं। केवल इंसान को दृढ़ संकल्पित, कसरत, माजी होना चाहिए। उस दिन भारत के ये दोनों लाल ने ऑस्ट्रेलिया के पहाड़ जैसे वर्चस्व और सल्तनत को ध्वस्त करके भारतीय तिरंगे को फहराकर इस आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए रास्ता बना दिया था। भारत का ये लाल मात्र 39 मिनट तक मैदान में रहा और सिर्फ 39 मिनटों में ही पिछले कुछ वर्षों से चले आ रहे सल्तनत आधिपत्य को झकझोर कर रख दिया था। स्थिति इतनी विकराल रूप धारण कर चुकी थी कि ऑस्ट्रेलिया को न अपने हार पर विश्वास हो रहा था और न ही भारत के उस लाल के पराक्रम पर। जी हां दोस्तों, आप तो जान ही रहे होंगे कि भारत का वो लाल युवराज सिंह था। आपको एक बात और बता दूं कि हार से बौखलाए ऑस्ट्रेलियाइयों ने उस दिन वही काम किया जो कभी हॉकी के महान जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के साथ नीदरलैंड में किया गया था। उस दिन मेजर ध्यानचंद की स्टिक को तोड़कर उसकी जांच की गई थी। ठीक उसी तरह आज ऑस्ट्रेलियाई युवराज सिंह के बल्ले को चेक कर करके अपने पराजय पर मुंह ढकने की कोशिश कर रहे थे। 11 सितंबर 2007 को साउथ अफ्रीका में टी20 वर्ल्ड कप का पहला एडिशन प्रारंभ हो चुका था। सन 1999, 2003 और 2007 लगातार 3 आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम इस टी20 वर्ल्ड कप की प्रबल दावेदार थी। वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम 2007 आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप में बांग्लादेश से बुरी तरह पराजित होकर सबसे कमजोर टीम आंकी जा रही थी। यहां तक कि भारतीय फैंस भी अपनी टीम से जीत की उम्मीद ना के बराबर कर रहे थे, क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप में शर्मनाक हार ने उनकी आत्मा पर गहरी चोट पहुंचाई थी। इस टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय चयनकर्ताओं ने सीनियर खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, जहीर खान और राहुल द्रविड़ जैसे महान खिलाड़ियों को इस वर्ल्ड कप के पहले बाहर का रास्ता दिखा दिया था। इस टी20 वर्ल्ड कप के लिए चयनकर्ताओं ने एक नई नवेली टीम का चयन किया था, जो कि इस प्रकार है। बैट्समैन के रूप में महेंद्र सिंह धोनी,
कप्तान युवराज सिंह उप कप्तान, दिनेश कार्तिक, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, रोहित शर्मा और रॉबिन उथप्पा। वहीं ऑलराउंडर के रूप में यूसुफ पठान, इरफान पठान, जोगिंदर शर्मा और पीयूष चावला। बॉलर के रूप में श्रीसंत, आरपी सिंह, अजीत आगरकर और हरभजन सिंह शामिल थे। भारतीय टीम की कमान चयनकर्ताओं ने रांची के लंबे बाल वाले प्रिंस महेंद्र सिंह धोनी को सौंपी, जिसने 23 दिसंबर 2004 को बांग्लादेश के खिलाफ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था। भारत की इस टीम को देखकर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड आदि जैसे क्रिकेट बोर्ड भारतीय क्रिकेट बोर्ड का जमकर मजाक उड़ा रहे थे। बहुत से लोगों ने कहा कि ये टीम लीग मुकाबले को ही नहीं जीत पाएगी और टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। बहुत से लोग ये भी कहकर भारतीय टीम का मजाक उड़ा रहे थे कि आखिर क्यों आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2007 की तरह विश्व क्रिकेट में अपना जग हसाई कराना चाहते हैं और भारतीय टीम वर्ल्ड कप के बहाने साउथ अफ्रीका में पिकनिक मनाने जा रही है। वास्तव में भारतीय टीम में कुछ ऐसे प्लेयर थे जो हवाई जहाज का सफर पहली बार विदेश में क्रिकेट खेलने के लिए कर रहे थे। इस टीम में वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर और युवराज सिंह ऐसे प्लेयर थे जो आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2007 के सबसे बड़े खलनायक थे। लेकिन सच कहा गया है कि असफलता ही सफलता की कुंजी होती है। यही नई नवेली टीम इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका जैसी खतरनाक टीम को हराकर इस टी20 के पहले वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक का सफर तय कर लिया और अब सेमीफाइनल में उनका सामना अपराजित अजय कंगारुओं से था, जो लगातार 3 बार विश्व चैंपियन रह चुकी थी। कंगारुओं का घमंड इस मैच से पहले एकदम चरम सीमा पर था और साथ ही पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम इस मैच को जीतकर पूरे विश्व क्रिकेट को यह बताना चाहती थी कि क्रिकेट का कोई भी फॉर्मेट हो, ग्राउंड कोई भी हो, राज तो कंगारुओं का ही रहेगा। उधर इसी साल इस टी20 विश्व कप में एक ऐसी घटना घटी जिसने इतिहास में अमर होने के साथ साथ भारतीय फैंस के उम्मीदों को जिंदा कर दिया। इस घटना के बाद भारतीय कप्तान और पूरी टीम को यह लगने लगा था कि यह विश्व कप हम जीत सकते हैं। वो घटना थी 19 सितंबर 2007 की, जब युवराज सिंह ने इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड की लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाकर पूरे भारतवर्ष की उम्मीदों को जिंदा कर दिया था। भारत और इंग्लैंड के बीच इस मैच में युवराज सिंह ने सिर्फ 12 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा करके पूरे विश्व क्रिकेट में खलबली मचा दी थी और अंग्रेजों के पराजय की कथा लिख दी थी। दोस्तों, सही मायने में अगर आपको लगता है कि नए नवेले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के आर्मी ने यह भरोसा पैदा किया था कि टीम इंडिया ये विश्व कप जीत सकती है युवराज सिंह के इस रिकॉर्ड के पारी के बदौलत, तो आप लोग हमारे क्रिकबाज चैनल में अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे इस क्रिकबाज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। भारत के युवराज सिंह के इस रिकॉर्ड पारी ने पूरे भारतीय टीम में जीतने की ऊर्जा का संचार कर दिया था। भारतीय टीम ने इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका को पराजित करके सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली थी। लेकिन मेरे दोस्तों, विश्व कप का सेमीफाइनल धरती का एक ऐसा मुकाबला होता है जहां सही मायने में खिलाड़ियों की क्षमता का सही आकलन होता है। इस टी20 विश्व कप में सेमीफाइनल मैच में भारत के सामने था डर और आतंक का दूसरा नाम कंगारू टीम, जिसके पास एडम गिलक्रिस्ट, मैथ्यू हेडन और एंड्रयू साइमन जैसे विध्वंसक बल्लेबाज थे, जिनके सामने कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता था, जिनके पास ब्रेटली और मिचेल जॉनसन जैसे रफ्तार के सौदागर गेंदबाज थे, जिनके सामने बड़े बड़े धुरंधर बल्लेबाज नतमस्तक हो जाते थे। यह सेमीफाइनल का मुकाबला शुरू होने से पहले बड़े बड़े क्रिकेट के जानकार अपनी पत्रिका में कंगारुओं की जीत की भविष्यवाणी कर रहे थे। मैच शुरू होने से पहले कंगारू की जीत का मीटर रफ्तार के सौदागर मिल्खा सिंह की तरह 85% तक पहुंच जाता है और भारत की जीत की संभावनाएं 20% से भी कम आंकी जा रही थी। ऐसे ही कंडीशन में 22 सितंबर सन 2007 को डरबन के इस मैदान पर सेमीफाइनल मुकाबले के लिए भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर आते हैं। इस समय महाराष्ट्र में गणेश उत्सव का महोत्सव चल रहा था और महाराष्ट्र में रहने वाला हर क्रिकेट प्रेमी मैच शुरू होने से पहले शिवपुत्र यानी कि गणेश जी के पंडाल में जाकर भारत की जीत की दुआएं मांग रहा था। महेंद्र सिंह धोनी ने जिस शख्स को अपना आदर्श मानते हुए क्रिकेट खेलना शुरू किया था, आज उन्हीं के सामने यानी कि एडम गिलक्रिस्ट के सामने बतौर कप्तान खड़े थे। बहरहाल भारतीय कप्तान धोनी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। तब संपूर्ण विश्व क्रिकेट के साथ साथ पूरे भारत को लगने लगा कि टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खौफनाक गेंदबाजी के सामने रन बनाना तो दूर पूरे 20 ओवर तक नहीं खेल पाएगी। भारतीय कप्तान धोनी के टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के फैसले के बाद कंगारू कप्तान एडम गिलक्रिस्ट के चेहरे पर मुस्कान स्पष्ट झलक रही थी, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि हमारे गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों को जल्द समेट लेंगे और आसानी से इस सेमीफाइनल मुकाबले को जीत लेंगे। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान इस वर्ल्ड कप को जीतकर अपनी बादशाहत कायम रखना चाहते थे, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ये मैच जीतकर वनडे वर्ल्ड कप 2003 में मिली फाइनल में हार का बदला लेने के लिए आतुर थे। धोनी अपने देश के मान सम्मान, अभिमान और स्वाभिमान के लिए हर हाल में जीतना चाहते थे। ऐसे में भारतीय पारी का आगाज करने आते हैं विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग और मिस्टर गौतम गंभीर और कंगारुओं के
की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत करने आए रफ्तार के सौदागर ब्रेटली, उस दौर का विश्व का सबसे घातक गेंदबाज, जिसके सामने रन बनाना तो दूर, उसके सामने अपना विकेट बचाना ही बहुत कठिन काम था। ब्रेटली ने अपनी पहली गेंद 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के ऊपर की स्पीड से ऑफ स्टंप के बाहर डाली, जिस पर गौतम गंभीर बाल बाल बच गए। पहली गेंद फेंकने के बाद ब्रेटली ने गौतम गंभीर को आंखें तरेरी, जो उनके घमंड की गवाही दे रही थी, लेकिन गौतम गंभीर ने इस ओवर की तीसरी गेंद को पॉइंट की तरफ खेला और गेंद दंदनाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए चली गई। ब्रेटली के पहले ओवर में भारतीय बल्लेबाजों ने कैसे भी करके कुल 5 रन बटोरे। तभी दूसरा ओवर शुरू करने से पहले ही सहवाग के मांसपेशियों में खिंचाव आ गया, जो भारत के लिए दुखदायी खबर थी। एक तरफ कंगारू गेंदबाजों का खतरनाक आक्रमण और दूसरी तरफ सहवाग के मांसपेशियों में खिंचाव के कारण सहवाग के बल्ले से रन आना बहुत मुश्किल हो गया था। अब पारी का 5 ओवर समाप्त हो गया था और भारत का स्कोर मात्र 26 रन था। सेमीफाइनल जैसे बड़े मैच में सलामी बल्लेबाजों का ना चल पाना वर्ल्ड कप जीतने के ख्वाब को धूमिल कर रहा था। 6वें ओवर के लिए गेंद कप्तान गिलक्रिस्ट ने पुनः जॉनसन के हाथों में सौंपी। जॉनसन के ओवर की पहली गेंद को सहवाग ने अपने चिरपरिचित अंदाज में खेलते हुए पॉइंट पर बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। सहवाग के बल्ले से निकला यह पहला चौका 5 ओवर के बाद आया था। भारतीय फैंस ये शॉट देखकर खुशी से उछल पड़े और उन्हें यह लगा कि अब वीरू यानी वीरेंद्र सहवाग अपने रंग में लौट आए हैं। लेकिन मिचेल जॉनसन ने अगली गेंद पर बैक ऑफ लेंथ गेंद डाली और गेंद ने अनियमित उछाल ली, जिस पर सहवाग ने कट शॉट लगाना चाहा, लेकिन गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए विकेट कीपर एडम गिलक्रिस्ट के हाथों में जा समाई। इस तरह से भारतीय टीम ने 5.2 ओवर्स में मात्र 30 रनों के स्कोर पर अपना पहला विकेट खतरनाक वीरेंद्र सहवाग के रूप में खो दिया। सहवाग ने 13 गेंदों में मात्र 9 रन बनाकर अपने टीम का साथ छोड़ दिया। अब सहवाग के आउट हो जाने के बाद 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए रॉबिन उथप्पा। इस समय मिचेल जॉनसन सहवाग का विकेट लेकर अति उत्साहित नजर आ रहे थे। रॉबिन उथप्पा ने जैसे ही पहले गेंद का सामना किया, गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए स्लिप में खड़े मैथ्यू हेडन के हाथों में पहुंची गई थी, लेकिन हेडन ने कैच ड्रॉप कर दिया। इस तरह रॉबिन उथप्पा को जीवन दान पहली ही गेंद पर मिला। एक बार फिर पारी का 8वां ओवर लेकर आए मिचेल जॉनसन ने अपने इस ओवर में एक और गहरा आघात पहुंचाते हुए गौतम गंभीर को मिड विकेट बाउंड्री पर कैच आउट कराकर भारतीय फैंस को सदमे में डाल दिया। 10 ओवर की समाप्ति पर अब 41 रनों के स्कोर पर दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज पवेलियन में जाकर सिर्फ इस मैच को देख रहे थे। 8 ओवर की समाप्ति पर महज 5.12 के औसत से T20 मैच में मात्र 41 रन हर भारतीय फैंस के मन में सिर्फ एक ही सवाल उत्पन्न कर रहा था कि क्या इस औसत से रन बनाकर भारत ये मैच जीत पाएगा। वैसे भी ये स्कोर कंगारुओं के सामने भारत की पराजय का संकेत दे रहा था। लेकिन मेरे दोस्तों, अब गौतम गंभीर के आउट हो जाने के बाद अभी महज 3 दिन पहले बने सिक्सर किंग एक पंजाबी शेर युवराज सिंह मैदान पर आते हैं। इस समय पूरे विश्व क्रिकेट में युवराज के खौफ का डंका बज रहा था। युवराज सिंह के आते ही पूरा स्टेडियम भारतीय फैंस के शोर से गुंजायमान हो गया, क्योंकि अभी मात्र 72 घंटे ही हुए थे जब युवराज सिंह मात्र 16 गेंदों में 58 रनों की विध्वंसक पारी खेलकर अंग्रेजों को खून के आंसू रुलाया था। संपूर्ण भारत आज एक बार फिर से युवराज के उसी विकराल रूप को देखना चाहती थी, जिसकी आज के इस मुकाबले में भारत को सख्त जरूरत थी। कंगारुओं को भी यह मालूम था कि अगर यह बल्लेबाज 20 गेंद ही खेल जाता है तो पूरी ऑस्ट्रेलियाई फौज को तहस नहस कर देगा। ऐसी कंडीशन में एडम गिलक्रिस्ट अपनी फौज को इकट्ठा करते हैं और युवराज सिंह पर आक्रमण करने की रणनीति बनाते हैं। लेकिन कंगारुओं को शायद यह नहीं पता था कि भारत का एक सरदार हजारों सेनाओं पर भारी होता है। और आज तो ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 11 लोगों की फौज लेकर ही सामने आया है। एडम गिलक्रिस्ट ने अपनी रणनीति के अनुसार एक आक्रामक फील्ड सजाई, लेकिन भारत की माटी का यह लाल युवराज सिंह ने दूसरी ही गेंद को डीप स्क्वायर लेग पर ऊपर से आसमान को चीरती हुई रास्ते से गेंद को कोसों दूर यानी बाउंड्री रेखा के बाहर पहुंचा दिया। भारत का ये लाल युवराज सिंह ने दूसरी ही गेंद पर कंगारू को यह बता दिया कि हम उस देश के लाल हैं जहां शेरों के भी दांत गिन लिए जाते हैं, तुम तो सिर्फ कंगारू हो। कप्तान एडम गिलक्रिस्ट ने युवराज के प्रलयकारी तूफान को रोकने के लिए अपने नारायण अस्त्र ब्रेटली को गेंद सौंपी, लेकिन बेखौफ युवराज ने ब्रेटली के इस ओवर में 12 रन ठोककर एडम गिलक्रिस्ट के मंसूबों पर पानी फेर दिया। भारतीय पारी का 10 ओवर समाप्त हो चुका था, लेकिन अभी भी भारत का स्कोर 60 रनों पर 2 विकेट था। दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि ब्रेटली की गेंद पर युवराज ने अभी भी जो छक्का लगाया था वो उनके करियर का सबसे लंबा छक्का था, जिसकी दूरी 119 मीटर थी। युवराज सिंह ने आज कंगारुओं को यह संकेत दे दिया कि 2003 में मिली वर्ल्ड कप में हार, सचिन के टूटे दिल और दादा सौरभ गांगुली के टूटे अरमान, भारतीय फैंस के खून के आंसू, इन सभी का बदला कंगारुओं के बादशाहत को ध्वस्त करके आज जरूर लूंगा। अब युवराज सिंह के साथ साथ रॉबिन उथप्पा ने भी कंगारुओं पर आक्रमण करके अपना
हाथ खोलना शुरू कर दिया और अपने पंजाबी सरदार को यह भरोसा दिलाया कि आप इस रण में अकेले नहीं हो। 11वें ओवर के लिए गेंद अब कंगारुओं के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर एंड्रयू साइमंड्स के हाथों में थी। साइमंड्स के इस ओवर में युवराज और उथप्पा ने मिलकर 19 रन कूद डाले। कंगारुओं के खिलाफ इन दोनों का प्रहार इस विश्व कप में पहली बार हो रहा था। इस खौफनाक प्रहार से अब स्टेडियम में बैठे लोग 80% लोग यानी भारतीय फैंस के साथ साथ पूरा भारत खुशी से झूम रहा था। पारी के 14वें ओवर के लिए एडम गिलक्रिस्ट ने स्टुअर्ट क्लार्क को बुलाया। क्लार्क के इस ओवर में युवराज ने ऐसा प्रहार किया कि अब शायद क्रिकेट के मैदान पर पीली जर्सी में स्टुअर्ट क्लार्क नजर न आए। युवराज ने अकेले ही इस ओवर में स्टुअर्ट क्लार्क की धुनाई करते हुए 21 रन कूद डाले। युवराज और उथप्पा के विध्वंसक का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब 10 ओवर की समाप्ति हुई थी तब भारत का स्कोर 60 रन था और अब 14 ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर 114 रन हो गया है। यानी इन दोनों बल्लेबाजों ने 4 ओवर में ही 54 रन कूद डाले। इसी बीच युवराज ने सिर्फ 20 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। अब पारी का 15वां ओवर लेकर आया रफ्तार का सुनामी कहे जाने वाला इस मैच में मिचेल जॉनसन। इस बार जॉनसन के सामने युवराज नहीं बल्कि रॉबिन उथप्पा थे। रॉबिन उथप्पा ने जॉनसन की पहली 2 गेंदों पर लगातार 2 छक्के लगाकर जॉनसन के होश उड़ा दिए, लेकिन ठीक अगली गेंद यानी तीसरी गेंद पर दुर्भाग्यवश रन आउट हो गए। रॉबिन उथप्पा ने इस मैच में 28 गेंदों पर 34 रनों की सूझबूझ वाली पारी खेली। रॉबिन उथप्पा के आउट हो जाने के बाद मैदान पर कैप्टन कूल लंबे बाल वाले महेंद्र सिंह धोनी आते हैं। 18वें ओवर में जब क्लार्क बॉलिंग करने आए तब युवराज सिंह ने उनके इस ओवर में एक शॉट गेंद को पुल करके दर्शक दीर्घा में भेजना चाहते थे, लेकिन गेंद मिड विकेट बाउंड्री पर खड़े फील्डर के हाथों में जा समाई। इस मैच में युवराज सिर्फ 38-39 मिनट मैदान पर रहे और इन 38-39 मिनट में ही युवराज सिंह ने कंगारुओं के बादशाहत की नींव में दरार पैदा कर दी थी। अर्थात कई सालों से चली आ रही कंगारुओं की सल्तनत बादशाहत को ध्वस्त करने का बिगुल बजा दिया था। इन 30-38 मिनटों में युवराज ने 30 गेंदों का सामना किया। इनमें से 10 गेंदों को उन्होंने अपने मनचाहे स्थान पर भेज दिया था। कहने का मतलब है मेरे दोस्तों, इन 30 गेंदों में युवराज सिंह ने 5 चौके और 5 छक्के लगाकर कुल 233.33 के स्ट्राइक रेट से 70 रनों की एक बेमिसाल पारी खेली। भारत का ये लाल युवराज सिंह अभी 3 दिन पहले क्रिकेट के जन्मदाता इंग्लैंड को छट्टी का दूध याद दिला दिया था और आज कंगारुओं की बादशाहत को विध्वंस किया। युवराज सिंह के जाने के बाद कप्तान धोनी ने युवराज की कमी को महसूस नहीं होने दिया। धोनी ने सिर्फ 18 गेंदें खेलकर 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 200 के स्ट्राइक रेट से 36 रन कूद डाले थे। युवराज सिंह के विध्वंसक पारी और भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के अद्भुत पराक्रम के बदौलत टीम इंडिया ने घमंड में चूर ऑस्ट्रेलिया के सामने 189 रनों का लक्ष्य रखा। भारतीय बल्लेबाजों ने इस मैच में अपना काम बखूबी निभाया, लेकिन अब समय आ चुका था भारतीय गेंदबाजों को अपना काम निभाने का। 189 रन का पीछा करने के लिए 2 खतरनाक बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हेडन ऑस्ट्रेलियाई पारी का आगाज करने मैदान पर आते हैं। उस समय हेडन और गिलक्रिस्ट ऑस्ट्रेलिया टीम में 2 ऐसे बल्लेबाज थे जिनमें एक दीवार की तरह आउट होना नहीं जानता था और दूसरा जब तक आउट नहीं होता था तब तक पूरे मैच का नक्शा बदल देता था। भारत की तरफ से आरपी सिंह और श्रीसंत ने गेंदबाजी करना प्रारंभ किया। इन दोनों गेंदबाजों ने शुरुआती 4 ओवर में कंगारू बल्लेबाजों को बांध के रखा। इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण स्कोर बोर्ड था, जिस पर 4 ओवर की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 19 रन था। खासकर श्रीसंत की गेंदबाजी में आक्रामकता अत्यधिक थी। चौथे ओवर की अंतिम गेंद पर हेडन के खिलाफ पग बाधा की अपील इतना अत्यधिक किया कि मैच रेफरी क्रिस बोर्ड ने आईसीसी आचार संहिता के खंड 1.5 के उल्लंघन के तहत श्रीसंत के ऊपर मैच फीस का 25% जुर्माना लगाया। लेकिन मैच का 5वां ओवर लेकर आए आरपी सिंह को इन दोनों बल्लेबाजों ने अपने रडार में लेते हुए इस ओवर में कुल 17 रन लूट लिए। जो काम भारत की तरफ से युवराज सिंह ने आने के बाद किया था, वो काम एडम गिलक्रिस्ट ने 5वें ओवर में ही शुरू कर दिया था। पूरे विश्व क्रिकेट को यह मालूम था कि अगर एडम गिलक्रिस्ट 15-20 गेंद खेल लेगा तो कंगारुओं की जीत सुनिश्चित कर देता है, क्योंकि वो अतीत में ऐसा कारनामा कई बार कर चुका है। अगर भारत को यह मैच जीतना है तो गिलक्रिस्ट को बहुत जल्द पवेलियन में उसके डगआउट में भेजना होगा, वरना एक बार फिर भारतीय योद्धाओं को शर्मसार होना पड़ेगा। लेकिन पारी का 6वां ओवर लेकर आए श्रीसंत के चेहरे पर बदले की आग की ज्वाला स्पष्ट दिखाई दे रही थी। श्रीसंत ने अपने इसी ओवर की पहली ही गेंद पर गिलक्रिस्ट की गिल्लियां इस तरह बिखेरी कि मानो पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम बिखर गई। श्रीसंत के इस प्रहार से स्टेडियम में एक बार फिर भूचाल आ गया। भारतीय फैंस खुशी से झूम उठे और उन्हें लगने लगा कि आज भारत जीत की पटकथा लिखेगा। गिलक्रिस्ट का विकेट लेने के बाद श्रीसंत का रिएक्शन इस बात का गवाह था कि आज कंगारुओं को पराजित करके उनके कई सालों से चले आ रहे बादशाहत को चकनाचूर करने का संकल्प पूरी टीम इंडिया की फौज ने किया है। गिलक्रिस्ट ने सिर्फ 13 गेंदों का सामना किया और जिसमें 2 चौके और 2 छक्के लगाकर कुल 22 रन बनाए। गिलक्रिस्ट के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने आए ब्रेड हॉग और हेडन ने पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन पारी के 9वें ओवर में ब्रेड हॉग का विकेट इरफान पठान ने लेकर कंगारुओं को दूसरा बड़ा आघात पहुंचाया और 10 ओवर की समाप्ति पर
पर कंगारुओं का स्कोर अब 77 रन पर 2 विकेट था। ब्रेट हॉक के आउट हो जाने के बाद खतरनाक ऑलराउंडर एंड्रयू साइमंड अब बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आता है। 11वां ओवर लेकर आए इरफान पठान के इस ओवर में कंगारू बल्लेबाजों ने 16 रन ठोक डाले। 13वां ओवर लेकर आए वीरेंद्र सहवाग को इन दोनों बल्लेबाजों ने बखिया उधेड़ते हुए 2 छक्कों सहित 20 रन लूट कर मैच का रुख कंगारुओं की तरफ मोड़ दिया। अब 14 ओवर की समाप्ति पर कंगारू 2 विकेट पर 129 रन बना चुके थे, जिसमें साइमंड्स ने 16 गेंदों में 28 रन बनाकर और एंड्रयू साइमंड ने 46 गेंदों पर 62 रन बनाकर अभी भी क्रीज पर डटे हुए थे। कंगारुओं को अब बचे 6 ओवरों में 60 रनों की जरूरत थी, जबकि उनके अभी भी 8 विकेट सुरक्षित थे। हेडन और साइमंड्स के प्रहार ने भारतीय फैंस में खलबली मचा दी थी और भारतीय खेमे में एकदम सन्नाटा छा गया था। अब कंगारू बल्लेबाज हर ओवर में 14-15 रन लूट रहे थे, जबकि 14 ओवर की समाप्ति के बाद उन्हें 10 रन प्रति ओवर की जरूरत थी। मैच अब उस मोड़ पर आकर खड़ा हो गया था जहां से कंगारुओं की विजय निश्चित रूप से दिखाई दे रही थी। अगर भारतीय टीम को इस मैच को जीतना है तो बहुत जल्द इन दोनों खतरनाक बल्लेबाजों को पवेलियन भेजना होगा। भारतीय कप्तान माही ने अपने सैनिकों के साथ मिलकर विचार विमर्श करके गेंद एक बार फिर श्रीसंत के हाथों में दे दी। अब संपूर्ण भारत की निगाहें श्रीसंत पर आकर टिकी हुई थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि यह ओवर बहुत कुछ निर्णायक सिद्ध होने वाला था। भारत का हर शख्स जो इस मैच को देख रहा था, उन सभी की उम्मीदें अब श्रीसंत पर आकर टिकी हुई थीं। मानो पूरा भारत यह कह रहा था कि मेरे भारत के लाल, अब वतन की लाज आपके हवाले है। श्रीसंत ने भी अपने वतन की लाज को बचाने के लिए भारत माता की दुआ लेकर ओवर डालना शुरू करते हैं। श्रीसंत ने अपने इस ओवर में राउंड द विकेट बॉलिंग करते हुए खतरनाक हेडन का स्टंप उखाड़ दिया और विकेट लेने के बाद श्रीसंत का सेलिब्रेशन विश्व क्रिकेट का सबसे बड़ा खतरनाक सेलिब्रेशन था। भारतीय फैंस एकाएक इस तरह खुशी से झूम उठे जैसे रेत में पड़ी मछली पानी में पहुंचने के बाद खुशी से झूम उठती है। हेडन ने सिर्फ 47 गेंदों में 62 रनों की एक विध्वंसक पारी खेली। पारी के 17वें ओवर की चौथी गेंद पर इरफान पठान ने ऑस्ट्रेलिया के विध्वंस की आखिरी चिराग एंड्रयू साइमंड का विकेट लेकर कंगारुओं को गहरा आघात पहुंचाया और पठान ने साइमंड का विकेट लेकर कंगारुओं की जीत पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया था। साइमंड के जाने के बाद कोई भी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने रुक नहीं सका और टीम इंडिया ने कंगारुओं को 15 रनों से पराजित करके इस विश्व कप के फाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली। भारत के श्रीसंत ने इस मैच में 4 ओवर की गेंदबाजी में सिर्फ 12 रन खर्च करते हुए हेडन और गिलक्रिस्ट को बोल्ड करके पवेलियन की राह दिखाई। युवराज सिंह 30 गेंदों में 70 रन बनाकर लगातार विश्व कप के मैचों में 2 मैन ऑफ द मैच का अवार्ड अपने नाम किया और कई सालों से चली आ रही ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत को भी ध्वस्त किया। मेरे दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं कि उसी युवराज सिंह ने लगभग 13 साल बाद इस बात का खुलासा किया कि जब हमने 2007 T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल जीता तो ठीक अगले दिन जब मैं खाना खा रहा था तब अपने कुछ खिलाड़ियों के साथ ऑस्ट्रेलियाई कोच पहुंचे और मुझसे पूछे कि तुम्हारे बैट में फाइबर तो नहीं लगा है, हमें आपका बैट देखना है। युवराज सिंह ने खाना खाने के बाद तुरंत अपना बैट कोच को थमा दिया। बैट सामान्य देखकर कोच ने युवराज से पूछा कि आपका बैट कौन बनाता है। फिर युवराज ने बैट बनाने वाले का पूरा एड्रेस कोच को दिया। खिलाड़ियों सहित कोच संतुष्ट होकर लेकिन मायूस लज्जित होकर लौट गए। वैसे मेरे दोस्तों, अगर आप भी युवराज सिंह को भारतीय क्रिकेट का कोहिनूर रूपी सितारा मानते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय जरूर लिखना और हाँ, हमारे इस क्रिकबाज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।